मम्मी जी नाश्ता। गिरा दिया नाश्ता। बहू, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, कोई काम तुम ढंग से नहीं कर सकती। क्या हुआ माँ? देख, तेरी भाभी ने इतना महंगा क्रॉकरी का सामान तोड़ दिया। अपने बाप के घर कभी इतना महंगा सामान देखा भी है? यहाँ पर कुछ फ्री नहीं आता, पैसे लगते हैं इन सब के। और वैसे भी महारानी दहेज में कुछ नहीं लाई, हमारे सारे अरमानों में पानी फेर दिया तुमने। अगर हमें पहले पता होता कि तुम लोग दहेज में कुछ नहीं देने वाले, तो हम तो अपने बेटे की शादी तुमसे कभी नहीं करवाते। मंजू की सास इतने कड़वे शब्द इसलिए बोल रही थी क्योंकि मंजू के हाथ से प्लेट टूट गई थी। मंजू की किसी भी छोटी गलती पर उसे इसी तरह से बेइज्जत किया जाता था। शादी को अभी 1 ही हफ्ता हुआ था। माँ, ये शादी तो हो गई है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दूसरे भाई विकास की शादी के लिए रिश्ता सोच समझ के करेंगे। भगवान करे दूसरी भाभी ऐसी ना मिले। दूसरी भाभी तो ऐसी मिले जो कि दिखने में भी सुंदर हो और अच्छा खासा दहेज भी लेके आए। अरे तुम चिंता मत करो, मैं सुनील भैया की तरह सीधा साधा नहीं हूँ कि किसी भी गरीब घर की लड़की को पसंद कर लूँ। मैं तो ऐसी लड़की से शादी करूँगा जो दिखने में 100 गुना सुंदर हो और अमीर भी हो। मंजू ने अपने पति सुनील की तरफ देखा, लेकिन सुनील कुछ नहीं बोला, वो चुप था। और मंजू ये बात सुनकर उदास हो गई। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मंजू पूरा दिन गुमसुम थी, उसके चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। सुनील कमरे में आया और जब मंजू को उदास देखा तो उसे भी बहुत बुरा लगा। फिर उसने मंजू से बोला, मंजू, तुम इतना मत सोचा करो। मैं अपने घर वालों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वह बहुत लालची है, लेकिन मैं उनके जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने तुम्हारा हाथ थामा है तो जिंदगी भर साथ निभाऊंगा। तुम्हें मुझ पे विश्वास है ना कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा? हाँ। मंजू ने धीरे से सिर हिला दिया। अब ताने मारने का सिलसिला तो रोज का हो गया था। कभी उसकी सास, कभी देवर और कभी ननंद कुछ न कुछ उसे बोलते ही रहते थे, जिससे मंजू दिन ब दिन उदास होती जा रही थी। बस एक बात से खुश थी कि जिस इंसान से उसने शादी की है वो दिल का अच्छा है। सुनील बहुत ही शांत स्वभाव का था, घर में कोई झगड़ा नहीं चाहता था, इसलिए खुद को भी शांत रखता था और मंजू को भी शांत रहने को कहता था। इस तरह से दिन, महीने, साल बीतते गए और उसके घर वालों की हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती गई और वो लोग मंजू को और भी टॉर्चर करने लगे। एक दिन उन लोगों ने सारी हदें पार कर दी। घर में से कुछ गहने गायब हुए तो सीधे सीधे मंजू से पूछताछ करने लगे। और ये सब देखकर सुनील अपने बर्दाश्त से बाहर हो गया और बोला, आज तक मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं घर में किसी तरह का झगड़ा नहीं चाहता था, मगर अब सारी हदें पार हो चुकी है। आप लोगों ने मंजू पे चोरी का इंजाम लगा दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप लोग इस हद तक गिर जाओगे। ये बेचारी रोज चुपचाप आप लोगों के ताने सुनती रहती है। शायद इसी वजह से आप लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है और इस पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। चलो मंजू, अब हम इस घर में और नहीं रहेंगे। ये बोलकर सुनील और मंजू घर छोड़ के चले गए और एक किराए के मकान में रहने लगे। और थोड़े दिन बाद सुनील के भाई का शादी का कार्ड आया, लेकिन उन्हें किसी का फोन तक नहीं आया। मंजू सुनील से बोली, सुनील जी, जो हुआ है वो भूल जाते हैं और देवर जी की शादी में हम नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आखिर आप उनके बड़े भाई हो। लेकिन ऐसा तो उन घर वालों को भी लगना चाहिए ना कि मैं घर का बड़ा बेटा हूँ। उन्हें क्या लगता है कि कार्ड भेजने से मैं शादी में आ जाऊंगा? अब मैं उनके लिए इतना पराया हो गया कि मुझे एक फोन कॉल तक नहीं कर सकते। मंजू के बहुत मनाने के बाद भी सुनील नहीं माना और वो लोग शादी में नहीं गए। 3 महीने बाद मंजू की सास का मंजू के पास फोन आता है और वो बोली, बेटा, जो हुआ है वो भूल जाओ और घर वापस आ जाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अचानक से सासू माँ का मेरे लिए इतना प्यार कैसे उमड़ रहा है। मैं ये बात जाकर सुनील जी को बताती हूँ, वे खुश हो जाएंगे। और मंजू सुनील को सारी बातें बताती है और ये बात सुनकर सुनील भी हैरान हो गया। और आखिरकार मंजू के बहुत मनाने से सुनील वापस घर जाने को तैयार हो गया। मंजू जब घर आई और उसने पहली बार अपनी देवरानी रिया को देखा तो सोचने लगी, देवर जी ने जो बोला था वो करके दिखाया है। जैसी लड़की उन्हें चाहिए थी बिल्कुल वैसी लड़की मिली है। देखने में रिया बहुत ही सुंदर और अमीर घर की थी। मंजू 2 दिन में ही समझ गई कि रिया घर में किसी की नहीं सुनती, वह सिर्फ अपनी मनवाती थी और घर में सिर्फ उसी का हुक्म चलता है और वो घर का कोई भी काम नहीं करती और उसका जो मन आता है वह किसी को कुछ भी बोल देती थी।
मंजू ने आकर जैसे ही घर की रसोई संभाली तो सभी घर वाले खुश हो गए कि शायद इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि कब मंजू वापस आए। मंजू गाय जैसी भोली जरूर थी पर बेवकूफ नहीं थी। वह अच्छी तरह समझ गई थी कि घर वालों ने अपनी जरूरत के लिए ही उसे याद किया है। उन्हें जैसी बहू चाहिए थी वैसी बहू ले तो आए थे, लेकिन वह बहू उन्हें अपनी उंगलियों पे नचाती थी। आस पड़ोस के लोगों से भी घर वालों ने रिया की सुंदरता और दहेज की तारीफ की हुई थी, लेकिन मंजू के बारे में कोई बात तक नहीं करता था। वे बस अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए मंजू से मीठी मीठी बातें कर रहे थे। सुनील को भी सब समझ आ गया था। सुनील मंजू से बोला, तुम सब कुछ देखकर भी क्यों चुप हो? आप क्या कहना चाहते हो सुनील जी? इन सब लोगों ने हमें इसलिए यहाँ बुलाया है ताकि उनका स्वार्थ पूरा हो सके। उनकी दूसरी बहू रिया ना तो रसोई में कोई काम करती है और ना ही किसी से सीधे मुंह बात करती है, इसलिए उन्हें तुम्हारी याद आ गई ताकि तुम घर का सारा काम करके उनके हाथ में रख सको। मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ, लेकिन ऐसे हाल में भी हम उन्हें अकेला छोड़ देंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे? आखिर हम इस घर के बड़े बेटे और बहू है, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। सच में मंजू, तुम्हारी जैसी पत्नी पाकर मैं तो सच में धन्य हो गया। तुम सब कुछ जानते हुए भी मेरे घर वालों की मदद करने के लिए सोच रही हो। मेरे घर वालों ने तुम्हें ना कोई कभी इज्जत और ना ही कोई सम्मान दिया है, लेकिन तुम उन लोगों के बारे में इतना सोचती हो, ये देखकर तुम्हारे लिए मेरे दिल में प्यार और भी बढ़ गया है। शायद मैं तुम्हारे इन एहसानों का बदला कभी नहीं चुका पाऊंगा। आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैं किसी पर कोई एहसान नहीं कर रही, बस अपना फर्ज निभा रही हूँ। हमें हर मुश्किल में साथ मिलकर चलना है। अचानक से विकास और रिया की जोर जोर से आवाज आई। सभी हॉल की ओर भागे। सभी डोर के हॉल में आए और देखा रिया अपना सामान लेकर बाहर निकल रही थी। क्या हुआ बहू, ये सामान लेकर कहाँ जा रही हो? मुझे नहीं रहना आपके बेटे के साथ। मैं इस शादी को अपने आप को आजाद कर रही हूँ और मेरे मम्मी पापा ने जो भी सामान आपको दहेज में दिया है वे सब वापस कर देना। मेरे पापा जल्दी ही कुछ नौकर भेजेंगे, वो सारा सामान आकर ले जाएंगे। विकास रिया के पेड़ पर गया और उसकी सास भी रोने लगी। मत जाओ रिया प्लीज, मैं तुम्हारा हर कहना मानूंगा। भाभी रुक जाओ, आप जैसा बोलोगी हम वैसा करेंगे, मगर ये घर छोड़ के मत जाओ। रिया बहू, हमारी बहुत बदनामी होगी अगर तुम घर छोड़ के चली जाओगी तो। ऐसा क्या हो गया जो तुम ये कदम उठा रही हो? हमसे कोई गलती हुई है क्या? ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। क्या सच में? हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। सासू माँ, आपका बेटा और मैं अलग घर में रहेंगे। मैं इतने बड़े परिवार के साथ नहीं रहना चाहती। मेरे मम्मी पापा के पास इतना पैसा है कि वो लोग हमें एक अलग घर लेके दे सकते हैं। हाँ, मैं तुम्हारी ये शर्त मानने को तैयार हूँ। तुम बोलोगी जैसा ही होएगा, पर तुम इस घर को छोड़ के मत जाओ। अब विकास भी अपने घर वालों को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। मंजू की सास सर पे हाथ रख के रोती रही। मम्मी जी रोइए मत, शांत हो जाइए। मंजू की सास ने मंजू को दुख भरी नजरों से देखा। मंजू आज भी चुपचाप खड़ी थी। मुझे माफ कर दो बहू, मैंने जिसे हीरा समझा था वो तो कोयला निकला और तुम जैसे हीरे को मैंने कभी अपनाया नहीं। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मुझे समझ आ गई है पैसा और सुंदरता ही सब कुछ नहीं होता। लोगों में प्यार और अपनापन होना बहुत जरूरी होता है। मम्मी जी आप चिंता ना करिए, मैं आपकी जिंदगी भर सेवा करूंगी। मुझे भी माफ करना भाभी, मुझसे भी गलती हुई है। मैंने भी पैसों को मायने दिया, इंसानियत को नहीं। कोई बात नहीं दीदी, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, वो ही मेरे लिए काफी है। ये बात हुई ना, ये है मेरी बीबी नंबर 1 जो सबका भला चाहती है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में पैसा और सुंदरता ही सब कुछ नहीं होता, प्यार और अपनापन होना भी बहुत जरूरी होता है। हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो कैसी लगी अपनी राय जरूर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।